ये आने वाले को इंटरेस्ट कम लेके पढ़ाना चाहिए और न पढ़ने वाले को। बहुत से विश्वविद्यालयों की जो कहानियां हम लोग पढ़ते हैं और कई जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं उनके इतिहास में जाइएगा तो वैसे ही होता है कि शुरुआत में कोई मास्टर साहब हुआ करते हैं, 5 बच्चों को लेके चले। CMS की कहानी आप लोग लखनऊ के हैं, 5 बच्चों को लेके किसी झोपड़ी में पढ़ाते थे और कहाँ पहुंचे। इसको ये मत जाइएगा कि 10 छात्र हैं, 12 छात्र हैं। अगर 10 छात्र ही जाएंगे तो ये न जाने कितने लोगों को बताएंगे। तो हर तरीके हम देखें, नए भी लड़के हैं, कुछ पुराने भी हैं, मिक्स टाइप का क्लास है। और क्लास भी और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीअसेसमेंट, प्रोसीजर गाइडलाइंस 147 से लेके 149, 151, टाइमलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं कभी-कभी इनको समझने में। जब सेक्शन पढ़ो तो लगता है कुछ नया आ गया, जबकि पढ़े होते हैं पहले से। तो मेरा यही अनुरोध है बारंबार की तरह, हमेशा इस बार भी, कि बहुत माइन्यूटली पढ़िए, बहुत सुनिएगा, और जहां क्वेरी आपकी, बल्कि हमारे सामने, मेरे सामने, आप लोगों के सामने एक्ट होना चाहिए। और यह वहीं से जो एक्ट लोग दिखाते हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। जहां भी आपको कोई डाउट लगे, कुछ चीजें डिसीजन से निकल के आती हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट तक जब केस लड़े जाते हैं, वहां होता क्या है, 2 पक्षी तो हैं। एक के सामने वकील आया होगा, फिर हाई कोर्ट में 2 वकील गए होंगे, एक पक्ष, मतलब इस तरह से बात निकल के अंत में कहीं जाके सही निकल पाती है। तो निकलेगी और सही निकलेगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए राजेश, मैं ज्ञान से लाभान्वित सर कुछ बोल रहा हूँ ठीक गुड आफ्टरनून एवरीवन। यार आने खाना खाया, नींद तो नहीं आ रही किसी को। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे ना आए, आगे भी ना आए। ठीक है, सर ने सर ने कहा कि स्ट्रेंथ कम है, उससे ना आपका मतलब होना चाहिए ना मेरा। तो प्रयास करूंगा कि मेरा कम ना हो, बाकी आप लोगों का आपके हाथ में है। ठीक है, और दोबारा मैं ये चीज़ दोहराऊंगा कि मैं भी आप लोगों के बीच का ये कलीग हूँ। ठीक है, साल 2 साल आगे पीछे जो भी हम लोग प्रमोट हुए हैं, हुआ है, मैं कोई अलग से ऊपर से कोई नॉलेज लेकर के नहीं आया हूँ कि धारा प्रवाह बह रही है गंगा की और आप लोगों का बस हाथ धोना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें इंटरेक्ट करेंगे। कहीं अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बोल रहा हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या कोई चीज़ बहुत तेज बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तीनों केसेस में आप लोग प्लीज मुझे टोकिए, करेक्ट करिए। हो सकता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग डेली लाइफ में सरकारी नौकरी पे सब लोग हैं, तो हम लोग रूटीन में एक काम करते रहते हैं। कोई हम लोग अलग से कुछ इसके लिए प्रयास ही नहीं करते, कोई हम लोगों को उसका कोई ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं लगता, या जो भी होता है कारण। लेकिन जब लास्ट लेने, जैसे मैं आता हूँ, मान लीजिए मैंने लास्ट टॉपिक जो है इनसाइट पे लिया था, तो उसके पहले मेरा स्टाफ इनसाइट पे बैठता था और मैंने जो है मोटा मोटी ऊपर से देखा कि भाई ऐसा ऐसा है, पता था कहीं फंस गया तो टिकट रेस करना है, क्या करना है, लेकिन मैंने भी नहीं देखा था। आप लोगों ने भी मुझे बहुत कम उम्मीद है कि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा हो। लेकिन जैसे अब इस क्लास के बाद में गया, मेरे पास एक TDS में सस्पिशियस 10 का आया था, तो उसके लिए मैंने उस 10 को देखा, वहाँ पे उसकी डिटेल्स देखी। मजे की बात, उस 10 से रिलेटेड जो पेन है उस एंटिटी का, उस पेन का मैं देखा लास्ट ईयर का P&L, ये सब देखो मैं एग्जामिन करके दिखता है कि नहीं दिखता है, उसका मैंने एक्सेस मांगा, वो भी दिखता है। ऐसा TDS AO भी मुझे पेन का भी एक्सेस है, मेरे डायरेक्टर से रिलेटेड जो है पेन संबंधित पेन संबंधित 10 दिख जाता है। पेन संबंधित पेन भी दिखता है, और पेन का P&L वगैरह सब मैंने एक्सेस किया, वही रीजन लिखा उसमें सस्पिशियस 10 या जो भी है, और इसका एक्सेस मुझे मिल गया। तो ये सब एक तरीका है, DTIT एक इंस्टीट्यूशन है जहां से हम लोग अपने आप को इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहले तो आपको टूल लिंक लगता था, अब आप केवल रिमार्क डालिए, आपको लेवल 2 तक का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। TDS वाले AO को भी पेन का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे पहले ये होता था कि हम लोग अगर TDS में सर्वे करना है या कुछ इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग उस जाओ से मांगते थे, इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ना हम लोग, इन्वेस्टिगेशन से या जाओ से मांगते थे। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली जो है इनसाइट पे जाइए और उस पेन का एक्सेस, पेन का डालिए डिटेल्स, आपको 3 साल 6 साल की डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक लर्निंग मेरे लिए भी है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भी सेल्फ इंप्रूवमेंट है इसमें। आगे आ जाए कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है
क्या किसके चीज से संबंधित है? रीअसेसमेंट। किस चैप्टर की बात हो रही है अभी? सेक्शन नहीं, चैप्टर। एक्ट में कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो यार एक्ट देख लो भाई, हमें भी बता दो। नींद जाएगी, नींद थोड़ी गायब हो जाएगी आप लोग ऐसे करेंगे तो। चैप्टर 14 क्या कहता है? चैप्टर 14 प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। अब असेसमेंट वर्ड तो यहाँ पे दिया हुआ है, रीअसेसमेंट वर्ड एक्ट में कहीं मेंशन है? है मेंशन? कहाँ पे है? सेक्शन 148 ऑनवर्ड्स जो है कहीं कहीं मेंशन है, ठीक है। रीअसेसमेंट एक्ट में मान लीजिए असेसमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं, तो रीअसेसमेंट के प्रोविजंस डालने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों इनको रखा हुआ है? ऐसा सेपरेट एंटिटी जो है असेसमेंट के अंदर में एक पूरे प्रोविजंस दिए हुए हैं रीअसेसमेंट के लिए। क्या इनकी आवश्यकता है? क्यों दिया गया है? असेसमेंट को कौन छूट जाता है तो मतलब थोड़ा लिटिगेशन का मैटर है। हाँ बिल्कुल, अभी तो इसलिए पूछ रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब बैकग्राउंड क्या है, और फिर उसके बाद फिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है। कोई भी चीज समझनी है तो दो चीजें समझनी होगी आपको। सबसे पहले बैकग्राउंड, भाई अमेंडमेंट्स हमारे 148 में आए, 148A इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका क्या बैकग्राउंड था, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जरूरत क्या थी। जैसे एक साथी ने बोला, बहुत अच्छा कारण बताया कि बहुत लिटिगेशन था, ठीक है, बहुत एक वहां पे बहुत ज्यादा वेगनेस थी, क्लियर नहीं था, इसलिए वो इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे हम लोग रीअसेसमेंट को क्यों डाला है? सबसे बेसिक चीज जो आपने कही कि अगर कोई चीज असेसमेंट में जो हमारे पास कैश के या ओरिजिनल टाइम जो रहता है, टाइम फ्रेम रहता है, क्या रहता है 143(2) के लिए इस समय नोटिस देने के लिए? 3 महीने जिस फाइनेंशियल में उससे आप फाइल कर रहे हो ना, हाँ, तो उस एवाई के एंड से 3 महीने में आपको 143(2) लेना है। बहुत शॉर्ट पीरियड है। अब वैसे केसेस जिनमें आप 143(2) नहीं कर पाए, उनमें आप क्या करोगे? उनमें डिपार्टमेंट को एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि दोबारा या तो आपने 143(2) वाले किया भी है, असेसमेंट किया भी है, और ऐसी कोई चीज जो इनकम उस समय आपकी नजर में नहीं थी, बाद में कोई सर्च सर्वे हुआ, कुछ और इन्फॉर्मेशन कहीं से शेयर हुई थर्ड पार्टी से, फॉरेन कंट्रीज से, DTAT के तहत कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई, उसको आप कैसे कवर करोगे? उसके लिए रीअसेसमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, प्रावधान बनाए गए हैं। चलिए देखिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस कौन से सेक्शंस हैं जो रीअसेसमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 147 से 153 तक की बात जो है, 153 तक में डिटेल्स इसके दिए गए हैं। 147 हो गया इनकम स्केलिंग असेसमेंट, एक एक करके सारे को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो मोटा मोटी एक बार अपने दिमाग में मतलब बैकग्राउंड में रखिए कि भाई अगर कोई रीअसेसमेंट की कोई चीज आई तो कहाँ ढूंढना है, एक्ट में कम से कम इतना पता तो हो, ठीक है। 147 ऑनवर्ड्स यहाँ तक आपको रीअसेसमेंट के सारे प्रोविजंस आपको एक्ट में दिए गए, ये लीगल फ्रेमवर्क है। इसमें 148A जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या है इसके अंदर, इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। टाइम लिमिट जो है, कितने टाइम के अंदर नोटिस आपको इशू करना है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर अपील ऑर्डर वगैरह के अफेक्ट में अगर आप रीअसेसमेंट कर रहे हो तो क्या टाइम लिमिट होगी, क्या प्रोविजंस है, वो यहाँ दिए गए हैं। इसका सैंक्शन लगेगा रीअसेसमेंट खोलने के लिए, केस करने के लिए, वो 151 में दिया गया है, ठीक है। बिजनेस असेसमेंट अगर इसका होना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि स्कीम बोर्ड बना सकता है। और फाइनली टाइम लिमिट 153 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए उसने असेसमेंट और रीअसेसमेंट दोनों की बात कर रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब 153 जो सेक्शन है इट इज फॉर द इंटायर असेसमेंट चैप्टर। असेसमेंट के जो सेक्शंस हैं उनकी क्या टाइम लिमिट है वो भी इसमें मेंशन्ड है। रीअसेसमेंट के ऑर्डर्स करने के लिए क्या टाइम लिमिट है, 147 में अगर ऑर्डर कर रहे हो वो भी यहाँ दिया गया है, ठीक है। देखिए एक बार इसको स्लाइड को पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज। क्या क्रक्स है इसका बताइए मुझे कोई। हाँ जो मैं कह रहा था आपसे 1/31 से पहले क्या था,
हाँ, जो असेसमेंट के प्रोविजन से रीअसेसमेंट के इनको कम्प्लीटली रिवैम्प किया गया है 147 से 153 तक में, ठीक है। कब से? 1/4/21 से। क्यों किया गया रिवैम्प पे? क्या इसकी जरूरत थी? पहली बहुत सारी लिटिगेशन थी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। किस ग्राउंड पे आप 48 ले सकते हो, किस ग्राउंड पे नहीं ले सकते हो। पहले तो पुराने लोग ज्यादा बैठे जानते होंगे, यही होता था ना कि भाई एस फाइल आई, इसमें नहीं समझ में आया, मतलब बनाया फॉर्मेट 148 इशू कर दिया, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैनर में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि कौन करेगा, ये करेगा, कैसे करेगा, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए लिटिगेशन को कम करने के पर्पज से, उद्देश्य से ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको 1421 से रिवैम्प किया गया है। पहले क्या होता था, ये को सब जो ओवर द टाइम पीरियड जो है कोर्ट्स के द्वारा जो लिटिगेशन हुए उसमें ये सब प्रोसीजर डेवलप हो गया। क्या क्या डेवलप हुआ कि ये को रीजन टू बिलीव लिख करके करना था, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें बहुत लिटिगेशन हुई, ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन बोरोड नहीं होना चाहिए, वो खुद का होना चाहिए। इन सारे इश्यूज पे बहुत कड़ी लिटिगेशन थी। तो अब उसको रिवैम्प करके क्या कर दिया 1/4/21 से, भाई उसको एक्ट में हर चीज लिख दी है, हर चीज जो ये वो करना है, हर स्टेप एक्ट में मेंशन्ड है। आपको ए करने हैं 4 स्टेप्स, उसके बाद आपको 148 में ले सकते हो, वरना आपको नहीं लेना है। अब ये जो है हाँ कंप्लीटली सिस्टम में बंधे हुए हैं। आपको जो है इंफॉर्मेशन क्या होगी, कौन सी मानी जाएगी, सब कुछ सिस्टम बताएगा, एक्ट बताएगा, एक्ट बता रहा है, सिस्टम पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। एक एक करके हम लोग जो है इनको देखते हैं। अब इन प्रोविजंस के हिसाब से ही योग को आज के डेट में 148 की प्रोसीडिंग्स है वो करनी है। सेक्शन 147 क्या कहता है, कोई प्लीज पढ़िए इसको, सर पढ़िए इसको एक बार। पहले से पढ़ा सर चीज पूछनी थी। हाँ। जैसे हम लोगों ने जब की बार किया असेसमेंट 17-18 में, हाँ। तो जो हम लोगों ने 147 148 लगाया ए, वो तो फाइनेंस एक्ट 2021 से आया। आपने कब किया, डेट किसी हम क्या अरे इसी साल 31 मार्च 31 मार्च 2024 में AY 17-18 का थे 10 बारिश से, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने 148 ए के जो प्रोसीजर किए, हाँ। फाइनेंस एक्ट 2021 से आया, हाँ ठीक है सर। और हमने किया AY 17-18 का, ठीक है, समझ गया मैं। देखिए ये वो उसने सवाल उठाया नहीं, आपने कह रहे कि आपको पुराने प्रोसीजर से क्यों नहीं किया हमने। हाँ ये कह रहे हैं हाँ, मैं बता रहा हूँ। जब हमने अप्लाई किया नहीं, तो नहीं, 17-18 में उसकी देखी डेफिनेशन क्या थी, उस हिसाब से लगाया। वो सही है। 140 का प्रोसीजर हमने आज AY में देखा। दो चीजें हैं देखिए, एक्ट में हर जगह कंफ्यूजन कई बार तब शुरू में होता है, कई लोगों को होता है। एक्ट में दो चीजें हैं, एक क्या है कि एक्ट में सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उनके अंदर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा हर साल आपको दिया था रेट्स वगैरह, वो दिया गया है। अब वो जो रेट्स है या वो चीजें हैं जो आपको किस हिसाब से टैक्स करना है, वो तो आपका किस FY का है वो तय हो गया, वो उस साल में जो था उस हिसाब से आप करोगे। लेकिन जो प्रोसीजर है, सर ने कहा जो प्रोसीजर है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको असेसमेंट किस तरीके से करना है वो एक्ट जो है आप अमेंड कर सकते हो। अब आपने अगर आज अमेंड कर दिया, जैसे 1/21 को हुआ, ठीक है, और उस समय जो है कोविड की सेकंड लहर चल रही थी, तो इससे बहुत लिटिगेशन हुआ था। 1/21 के बाद बोर्ड ने क्या किया कि टाइम पीरियड जो एक्सटेंड कर दिया, उसका टाइम पीरियड जो है जून जुलाई कर दिया, ठीक है, 30 जून कर दिया। अब ये उसने क्या किया, यही चीज मानते हुए कि पुराने जो सेक्शंस हैं वो अप्लीकेबल है, पुराना प्रोसीजर अप्लीकेबल है, तो उन्होंने जो है पुराने प्रोसीजर में ही डायरेक्टली अप्रूवल लिया अपने CIT का जो भी कर रहे थे, और 148 की नोटिस इशू कर दिए। 148 ए की जो कार्रवाई होती है वो उन्होंने फॉलो नहीं की। वो मैटर आपको अगर पता होगा तो फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में कई जगह चैलेंज हुआ, क्वेश्चन हो गए सारी प्रोसीडिंग्स, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया तो बताया मुझे, आशीष अग्रवाल वाले क्या किया,
करने के बाद इंक्वायरी जैसे 148 का जो नोटिस भेजा है उसको उन्होंने कहा एज ए सोकॉज नॉट 148 और एसएससी को इंफॉर्मेशन देनी है जिसको केस खोला गया है तो क्या 30 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना था एज पर 148। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या किया कि उनके मतलब कुछ ये पावर है कौन सी सेक्शन ऑफ सुप्रीम करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन एज 144 ऐसा कुछ है 142 या 143 डायरेक्शन। हाँ, अब वो डायरेक्शन बहुत रेयरली सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपनी पावर को यूज किया और उन्होंने क्या किया कि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, तो उन सारी पोस्टिंग्स को उस पीरियड में बैक भेजते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो 140 का नोटिस दिया था उसको अब जो है 148 AB का शोकॉस मानिए और जैसे को आप दोबारा जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए 30 दिन के अंदर कि आपका जो नोटिस है शुड बी ट्रीटेड एज 148 AB शोकॉस और अपने ऑब्जेक्शंस अगर हैं तो आप वो करिए। उसका एसेंस क्या था उस ऑर्डर का? उसका एसेंस ये था कि आप अगर 1/4/21 के बाद आपको न्यू प्रोविजंस जो एक्ट में आ चुके थे तो भले ही आप पुराने सालों का केस कर रहे हो, आपने टाइम पीरियड तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रोविजन न्यू वाले फॉलो करने चाहिए आपको। वो देखो बैकग्राउंड क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या था न्यू प्रोविजंस को लाने का? ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, एसएससी को जो है फर्जी लिटिगेशन ना हो, एसएससी का कंफर्ट हो। अब आपने वो उस एक्ट का जो क्रक्स था, जान की आत्मा थी, वो आपने फॉलो नहीं की, तो आपने एसएससी को जो है परेशान किया। क्रक्स उसका ये था, इसीलिए बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि रेवेन्यू का लॉस ना हो, उनको रजिस्ट्रेट कर दिया ईओ की फाइल पे। और फिर वो सारी फाइल हम लोगों ने भी, जब मैं जाओ था, उन सब में हमने ये क्वेश्चनिंग पूरी की, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, प्रोसीजर चेंज हो जाता है, प्रोसीजर जो है आपको नया वाला फॉलो करना होगा। चलिए सर आप पढ़ लीजिए, वो चले गए, अभी पढ़ लीजिए अगर टाइम होगा। पढ़िए। Defining chargeability tax in the case of an SSC as assessment assessment for any assessment year, the assessing officer may, subject to the provisions of section 148 to 153, assess or reassess such income or recompute the loss or the acquisition allowance or any other allowance or deduction for such assessment year hereafter in the section and is section 148 to 153 referred to as the relevant assessment year. बस ठीक है, थैंक यू। सेक्शन 147 क्या कर रहा है? बताइए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, 5 हेड्स में हर जगह चार्जिंग सेक्शन है, एक तरीके से वही है। ये आपको एम्पावर कर रहा है कि अगर कोई इनकम जो कि टैक्स के दायरे में उस साल के लिए आ रही थी, उस एवाई के लिए आ रही थी, उसकी साल के स्लैब के हिसाब से किसी भी एसएससी के केस में, और वो छूट गई हो किसी कारण से, तो एओ में, अब एओ कब करेगा? कंडीशंस क्या हैं? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 से 153, असेस और रीअसेस सच इनकम, ठीक है, सब अलाउंस वगैरह देते हुए इसको असेस या रीअसेस कर सकता है एओ। ये जो है इम्पावर कर रहा है सेक्शन 147 ईओ को रीअसेसमेंट करने के लिए। असेस और रीअसेस क्यों लिखा है? केवल रीअसेस क्यों नहीं लिखा है? एग्जैक्टली उसका अगर पहले असेसमेंट नहीं हुआ है, स्कूटी में आप नहीं ले पाए थे, तो आप क्या करोगे? उसका तो असेसमेंट फर्स्ट तरीके से फर्स्ट वो हुआ, फर्स्ट बार हुआ, भले ही सेक्शन 147 है, लेकिन असेसमेंट फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाओ उसके लिए, देखिए इस सेक्शन को पढ़िए। कई बार क्या होता है, इससे मैंने भी अपने वहाँ फेस किया, आप रीअसेसमेंट करने लगे, ठीक है, और आपने 148 AB का शोकॉस दिया था। शोकॉस आपने किस पॉइंट पे दिया था? जो फ्लैग वाला सिस्टम पे, तो इशू पे किया था। जब रीअसेसमेंट करने लगे आप, तो आप उसकी बाकी चीजें भी मांगोगे, बुक्स मांगोगे, ठीक है, बाकी इशूज जो होगी भाई डिप्रेशन का फॉर्म वो दिखाओ। तो जो ज़्यादा होना सीए वकील होते हैं, या मान लीजिए आप ही का इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो भी भाई वहाँ के लोकल ही होगा। अब वो मतलब मेरे इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा था एक बार कि सर आप जो है ये बाकी इशूज छू सकते हैं, हम लोग एक्ट अलाउ करता है, खोल के पढ़ो 147 को। अब ये जो प्रोविजन एक्सटेंशन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? पढ़िए इसको, क्या कह रहा है? एक्ट जो है इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर जो है असेसमेंट
आपने रिसर्च ओपन किसी भी ग्राउंड पे किया हो, लेकिन आप रीअसेसमेंट के दौरान जो भी आपके सामने इश्यूज आएंगे उनको एग्जामिन कर सकते हैं और उन पर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? The AO may assess or reassess the income in respect of any issue which has escaped assessment, and such issues come to his notice subsequently in the course of proceedings. इस सेक्शन के तहत प्रोसीडिंग्स आपने चालू की, उस समय आपके नॉलेज में कोई एक इशू आया कि भाई इसने गलत क्लेम लिया हुआ है, तो आप उसको भी उस पर भी एडिशन कर सकते हो। ठीक है, ताकि किसी को डाउट ना रह जाए, उस चीज के लिए डाल दिया गया एक्ट में। जो इशू है उस पे एडिशन तो करना जरूरी है। नहीं आप खत्म हो गया। पहले था कि मान लो इशू था, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इशू था कि 50 लाख कैश डिपॉजिट है, ठीक है, 140 डेबी का जवाब नहीं दिया उसने। अब जो है आपने ये सदन खोल लिया, अब बाद में आया उसने बोला कि सर मैं तो बैंक मित्र हूँ, और ये पैसा उसने सर्टिफिकेट ला दिया अपने बैंक मित्र का, बैंक से वो ला दिया, सब डॉक्यूमेंट्स ला दिए कि हाँ सर मेरी इनकम जो कमीशन की है, ये मेरा टर्नओवर मान सकते हो आप, लेकिन मेरा वो नहीं है, आप जो कह रहे हो मेरी इनकम नहीं है। ठीक है, अब लेकिन उसकी इनकम जो है कमीशन की मान लो सर 10 लाख है, तो आप क्या करोगे? कैश वाला जो है वो छोड़ोगे ना, लेकिन क्या आप उसकी सैलरी में या कमीशन हेड में नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे ना आप, तो वो वैसा नहीं है। आपको जो है जिस पॉइंट पे आपका एडिशन बन रहा है उस पॉइंट पे आप इस में कर सकते हो एडिशन। ठीक है, हाँ ये जो है इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए क्लैरिफाई किया गया है कि आप जो है किसी भी इशू पे इस पर शो कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट। ठीक है, मतलब ये आप लोगों की किसी भी जाओ के माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अब सर 148 तो इशू पे हुआ था, क्या मैं इसके अलावा किसी पॉइंट पे क्वेरी कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ? आपको ये एक्ट एम्पावर कर रहा है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, ठीक है, हाँ आप जब असेस करोगे तो उसकी इनकम भी तो रिकम्प्यूट करोगे। हाँ ठीक है, आप जिससे मान लीजिए उसने कंप्यूट की, पहला कंप्यूशन था ही नहीं, रिटर्न फाइलिंग नहीं किया था, बस इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपने उसमें लिए में ले लिया, आप क्या करो कंप्यूट करो, इनकम कंप्यूट करेंगे ना आप। इनका कहना है कि असेसमेंट नहीं करना, सिर्फ कंप्यूटेशन करना। असेसमेंट किए बिना कैसे कंप्यूटेशन करेंगे आप? मर्जी हमारी कंप्यूटेशन तो करते हैं। मतलब देखिए ये जो है और वर्ड्स लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन तो आप कह रहे हो कि एंड नहीं लगा इसलिए हम दोनों नहीं करेंगे, वो एंड और का ऑप्शन यहाँ पे जो आप समझ रहे हो वो एक्ट इंटरप्रेट करने के लिए, वो वाला हमें नहीं लगता है वो आपका वैलिड है। यहाँ पे असेसमेंट इसमें कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको कंप्यूट करना है या रिकम्प्यूट करना है वो आप कर सकते हो। आप जो है मान लीजिए ऑर्डर करना कैसा जब जो है आप जब भी आप असेसमेंट करोगे रिसेसमेंट करोगे आप इनकम उसके कंप्यूट करोगे ठीक है, और उसके बाद फिर जो बात हो रही है लॉस या वैसा कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह अलाउड कर रहे हो उसको आप रिकम्प्यूट करोगे। चलिए इस पर किसी और हम वहाँ से समझ के बताएंगे, अगर और कोई गहरी मीनिंग इसमें होगी तो ठीक है, मैं किसी और सीनियर से पूछ के बता दूँगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मेरा भी यही इंटरप्रिटेशन है, असेसमेंट कर रहे हो तो आप कंप्यूटेशन करोगे, असेसमेंट कर रहे हो रिसेसमेंट कर रहे हो रिकम्प्यूटेशन करोगे। सर वो ये इसकी बात नहीं हो रही सर, वो रिकम्प्यूटेशन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, रिकम्प्यूटेशन लास्ट फर्स्ट में यहाँ बोल रहे हैं ना। हाँ चौथी लाइन में, तो हाँ ये वाला रिकम्प्यूटेशन की बात नहीं यहाँ पे, हाँ यही लाइन
ये हाँ ये ठीक है। जजमेंट से निकल के आया होगा। लॉस कम कर रहे हो मान लो सब लॉस कर रहा होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, असेसमेंट में क्या करोगे आप? किसी कंपनी ने 10 करोड़ का लॉस दिखा रखा है, असेसमेंट में आप उसको 5 करोड़ भी कम कर दिया तो उसका नुकसान ही हो रहा है ना, उसका तो रेवेन्यू अपने लिए हो रहा है, वो आगे कैरी नहीं कर पाएगा वो तो असेसमेंट रिसेटमेंट में तो आ गया वो चीज। तो प्रॉफिट लॉस इतना बेसिक तो आप लोगों को अंडरस्टूड है। चलिए अब देखिए सेक्शन 148 147 जो है 40 सेकंड टाइप का हो गया, आपको एम्पावर कर रहा है क्वेश्चनिंग करने के लिए। बस कंडीशंस क्या है कि 148 से 153 तक के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। चलिए 148 पढ़े कोई भाई, पहला पढ़ो, पढ़िए जुबान सर आप पढ़ दीजिए। Before moving the assessment, reassessment are the computation under section 147 and subject to provisions of section 148A. The assessing officer shall serve on the assessing notice along with a copy of the order passed if required. Under section 3 of section 148A, requiring him to furnish within a period of 3 months from the end of the month in which such notice or such further period as may be allowed by the authority on the basis of an application made in this regard by the agency. The return of the income or the income of any other person in respect of which he is settled under this act during the previous year corresponding to the real estate assessment shall prescribed from and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as verified in the prescribed manner may be prescribed. ठीक है, थैंक यू। क्या क्या दिया हुआ है इस पैरा में 148 के फर्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है? क्या करना पड़ेगा आपको? असेसमेंट या रिसेसमेंट करने के पहले अगर इस सेक्शन में आप कर रहे हैं 147 में करना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थर्ड लाइन में? सर्विस होनी चाहिए। ईओ सेल सर्व सर्विस जरूरी पहले। अप्रूवल तो ठीक है, अप्रूवल तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया ना अप्रूवल का, इसमें नहीं दिया। 148 में क्या लिखा है फर्स्ट पैरा में? इन तीनों चारों लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईओ सेल सर्व। आपका 148 का नोटिस ऑर्डर के साथ में सर्विस होनी चाहिए। मान लो जाओ ने भाई अपने गुड भेजा, ठीक है, डाक से भेज दिया और डाक आप उसके बाद आप ट्रांसफर हो गए, केस चला गया फाव में, वहाँ पे ऑर्डर हो रहा है, वहाँ पे ऑर्डर भी हो गया, डिमांड खड़ी हो गई और उसके बाद फिर जा करके उसने चैलेंज किया कोर्ट में कि सर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस और हमारे पास तो डाक वापस चला गया था, हमें नहीं मिला, ठीक है। वो किसको इंश्योर करना पड़ेगा कि डाक सर्व हुआ है? जाओ को, जाओ के फाइल में वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसका फलाने मेल पे सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट होनी चाहिए, मेल से नहीं हुआ तो बहुत सारे केसेस अभी बेसिस में जो आए हैं, हाँ 148A B और 148 एक साथ ही किसी में मेल आई, ठीक है, सर्विस जैसे डाक से हुई होगी, डाक से हुई होगी, उसका प्रूफ तो कैसे से मांगिए आप उससे, यहाँ से मांगिए। ठीक है नहीं ये के ऑर्डर किसी किसी केस में नहीं होंगे, वो आपको हम आगे बताते हैं। ई वेरिफिकेशन वाले किसी किसी केसेस में INCI वाले में नहीं। हाँ नहीं होगा। INCI वाले में नहीं है और BSS वाले केसेस में हम आगे देखेंगे। कई केसेस में एग्जाम्पशन है, 148 एडी नहीं करना है, लेकिन 148 की नोटिस की सर्विस तो होनी चाहिए। अगर नहीं है मतलब अगर वो एसएससी के लिए मांग रहा है या आपको ऐसा कुछ लग रहा है आप मांग सकते हैं। नापाक बेसिक है। नहीं पड़ा हुआ है और से वो जाओ अपलोड नहीं कर रखे हैं, हमको बता देंगे कि सर्विस नहीं की हुई है। हाँ। तो केस में आप करोगे आपको बढ़ेगी ना, जब तक हाँ आपको बढ़ेगी, जब तक तो अगर application नहीं करें मेल भी नहीं। नहीं हमारी मेल वाले हमारी नहीं तो वापस आ जाएगा, फिर तो जाओगे पास मेल ही नहीं है। डोंट रिप्लाई करके डिजिटल फुटप्रिंट अगर नहीं है, सुनिए सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुनिए इधर दो चीजें, पहली चीज ये है कि अगर मेल नहीं है, मेल गलत पड़ा है तो आप उसको जो होता है ट्रांसफर आउट वाली लिस्ट जब देखते हैं आप लोग CIT को अपने जो जाती है NESC उसमें ऑटोमेटिकली जाती है, मगर मेल गलत पड़ा है मान लो, ठीक है तो हाँ चलेगा, ठीक है। अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं है, अगर डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं है तो आपको जो है
वो अपने आप तो वापस हो जाएगा या आप वापस कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। या फिर उसके अलावा और भी 4 इश्यूज है ना, लीगल एयर का मामला है, डुप्लीकेट पैन है, हाँ वो क्या बोलते हैं, Reduplication हो गया, एक और अमेरिकेशन वगैरह है, कंप्यूटर है, और एक और बीच क्या है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे अभी नबी से रिजेक्ट हुआ मतलब पार्टली वो अगर वो है पार्टी सर्टिफिकेट, हाँ तो वो जो है जाओ तो अपने आप चले जाएंगे, वरना आप भेज दीजिए। ऐसा पाओ आपकी ये जिम्मेदारी है, ये जाओ की जिम्मेदारी है कि उनके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए सर्विस का। कल को अगर उनके पास चैलेंज होता है, सर्विस पूछी जाएगी, तो वो तो भाई जाओ का काम था, तो जाओ के फाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए, भाई इस मेल पे सर्विस हुई, डिलीवरी रिपोर्ट है, या फिर फलाना डाक से डाक की रिसीट होनी चाहिए, या फिर यही तो हम लोग क्या होता है मार्च के बाद तो भैया गंगा नहा ली, निकल गया 2023-24 हो गया पूरा, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके स्टाफ को डायरेक्शन देना कि भाई एक एक फाइल में लगाओ, मुझे दिखाओ डिलीवरी रिपोर्ट कहाँ है। तो अगर डिलीवरी रिपोर्ट मान लीजिए डाक से वापस आगे, डाक से भी नहीं हो पाया, मेल पे नहीं हो पाया, तब क्या करोगे आप? इंस्पेक्टर से कराइए सर्विस। लेकिन उसमें एक इशू फंसेगा, 31 मार्च के बाद अगर डिलीवर हो रहा है हाँ। तो गया नहीं वही तो Next बता year भी गया। नहीं देखिए तो यहाँ पे जो है यहाँ नहीं सुनिए तो ये टाइम लिमिट जो है नहीं कह रहा ये कब सर्विस करनी है, मैं वही पूछने वाला था कितने टाइम के अंदर सर्विस करनी बताइए। 6 महीने बाद भी कर दो, 6 महीने बाद भी कर दो। मैंने जब मैं गया वहाँ सुल्तानपुर में गया था, कई केसेस थे जिनमें हमने कहा 148 तो ठीक है, लेकिन इसमें सर्विस का है कैसे डिसमेंट होगा। फिर उसके बाद जाकर के मैंने 4 अक्टूबर में लिया, उसके बाद मैंने सर्विस कराई। लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगी, लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन सर्विस के लिए या कोई एक्ट में मेंशन नहीं है कि आपको कितने महीने में करना है। एक रीजनेबल एक लॉजिक बनता है कि आप करा लो फर्स्ट क्वार्टर में, हाँ फर्स्ट क्वार्टर का अभी आगे बताइएगा सर। लिमिटेशन जो है अभी बता दें कैसे हो गया, आगे बढ़ेंगे ना सेक्शन 149 150 151 उसमें लिमिटेशन बताएंगे, टाइम लिमिट कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। यार अभी एक पहले पैरा में क्या कंसेप्ट सामने आया कि 148 AD का ऑर्डर होना चाहिए, साथ में 148 के नोटिस के, और दोनों की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, ये इंश्योर करना है। अब देखिए ये कि अमेंडमेंट हुआ था, आप लोगों को आइडिया हो तो बताइएगा। 148 के नोटिस में जो 30 दिन देते थे हम लोग, अब ये लैंग्वेज एक्ट में ही आ गई है। क्या आ गई है कि 3 मंथ देना है आपको एंड ऑफ द मंथ से। अगर मैं मान लो 15 मार्च को इशू कर रहा हूँ 148 का नोटिस, तो मुझे कितना टाइम देना है? 90 दिन उधर, 90 कब से का मतलब, और इधर जो है 15 दिन बचे हैं वो 105 दिन देने हैं। अब पता नहीं क्यों मतलब क्या अमेंडमेंट है, और उसमें जो है डिफॉल्ट वो 30 ही ले लेता है। हम लोग कोरिजेंडम डालना पड़ता है। कोरिजेंडम हम लोगों ने इशू तो किया ही था उसमें, कोरिजेंडम हम लोगों ने 148 हाँ उसमें क्या करना है बताइए। हम लोगों ने फिर चेंज किया, दिस शुड बी रेड एज। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस जो की है, आप सही बोल रहे हैं, वो 30 दिन वाली ही की है। 30 दिन वही सिस्टम वही ले रहा था। में वगैरह मीटिंग में ये बताया था कि आप 30 दिन ही दीजिए, पर कोरिजेंडम वगैरह क्या था, फिर कोरिजेंडम इशू किया हम लोगों ने। ठीक है। चेंज तो करने दे रहा था। नहीं वो ये नहीं, वो कह रहा था 30 डेज फ्रॉम द नोटिस से, या 90 डेज कर देते, वो कह रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। हाँ वो नहीं आया, वो नहीं आ रहा। 90 दिन का तो ऑप्शन कर सकते हैं पर नहीं अमेंडमेंट 90 दिन की आप कितना बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हैं। इसमें एक चीज और दी है ना, क्या दिया हुआ है, सच नोटिस इज इशूड और सच फर्दर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द ईओ। अगर जो है शशि आपका समझदार है और वो आ गया जग गया 140 नोटिस के बाद में उनके पास आया कि सर मैं अभी मेरा सीए वकील बिजी है और बैंक ऑडिट कर रहा है, मुझे और टाइम दे दीजिए, तो आप वो टाइम भी ग्रांट कर सकते हो। बट जब वो आप मांगेगा तब अबे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़िए, इसमें नीचे दिया, चलिए इस पे आगे आएंगे हम। ग्रांट करना एक्सटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एसएससी मांग रहा है वो आपको हम आगे दे देंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाला अब महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हाँ। लोग वही में भी डाल देते थे। वही इसीलिए उसी पे आ रहा हूँ। इसमें और कोई डाउट किसी को? रिटर्न देना है, प्रिस्क्राइब तरीके से देना है, ऑर्डर सेक्शन 179 माना जाएगा सब रिटर्न, ठीक है। मैम समझ में आ रहा है? तो डाउट हो पूछ लीजिएगा मुझसे। अब देखिए सेकंड प्रोविजन पढ़िए। देखिए जब 1/4/21 को अमेंडमेंट हुआ था, नए प्रोविजन आए थे, तब उस साल जो है एक पैरा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 2 चीज़ें कह रहा है। पहली चीज़ क्या कह रहा है कि ऐसी कोई नोटिस इशू नहीं करनी है जब तक इंफॉर्मेशन ना हो। क्या होगी इंफॉर्मेशन सर?
इन्फॉर्मेशन क्या होगी ईओ के पास 148 के लिए? अरे ऑडिट ऑब्जेक्शन हो सकता है सर्च से या फिर इन्फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करोगे, मैं पूछ रहा हूँ। क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे? इन्फॉर्मेशन तो फिर पहले भी वही था कि वही इन्फॉर्मेशन सब थी, तभी तो हमने स्क्रिप्ट में लिया। इस सिस्टम पे पुश होगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन हो सकती है। एग्जैक्टली यही मैं यही कह रहा था, इन्फॉर्मेशन को डिफाइंड किया हुआ है। आगे हम इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे 148 148 ए के। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो फिर वही वेग होगी बात, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर हमारे पास, हमें पड़ोसी ने बताया था कि इनके पास 5 करोड़ रुपए कैश पड़ा होगा, इन्फॉर्मेशन हो गई। नहीं, अब इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक्ट में डिफाइंड किया हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए असेसिंग ऑफिसर के पास, जो ये बताए कि भाई स्टेटमेंट है फॉर द रिलेवेंट एवाई। दूसरा क्या कंडीशन है, एंड। अब यहाँ पे एंड और वाली कहानी है। और क्या है साथ में मैंडेटरी कंडीशन, द एओ हैज ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेशल अथॉरिटी टू इशू सच नोटिस। इस नोटिस की बात हो रही है 148 नहीं भाई 148 की बात हो रही है सर, 148 पढ़ रहे हैं, 148 ए देखेंगे वहां पर 148 ए भी आएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन नोटिस है यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा है। 148 एडी के ऑर्डर का जो अप्रूवल है वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। 148 एडी का जो ऑर्डर है उसका आपने अप्रूवल ले लिया, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये प्रोविजन क्या कह रहा है, आपको नोटिस इशू करने के लिए फिर से अप्रूवल लेना है। जिसमें हमने 148 डे का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जिसमें जरूरत ही नहीं पड़ी है। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है सर। अभी जो मैं बता रहा हूँ 1/4/21 में जब अमेंडमेंट आया था, तब उन लोगों ने क्या किया, उस समय एकदम डिफेंसिव मतलब हो करके उन्होंने एक किया कि भाई हर लेवल पे अप्रूवल दे दो। 148 ए पे अप्रूवल, बी पे अप्रूवल, सी पे अप्रूवल, डी पे, सी तो है नहीं, डी पे अप्रूवल, ठीक है। 3 अप्रूवल वो हो गए। उसके बाद नोटिस इशू करने के लिए भी अप्रूवल के लिए लिखा हुआ था एक्ट में, एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ था। 148 एडी का आपने अप्रूवल ले लिया, ऑर्डर बना दिया आपने, अगर फिट केस से आपको नोटिस भेजना है, आपको दोबारा अप्रूवल लेना चाहिए था, ठीक है। और ये दिक्कत आई थी, आईटीबीए पे फंक्शनैलिटी नहीं थी इसकी। फिर जब बोर्ड को उस साल तो बीत गई, उस साल कई जगह पे जो समझदार ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मैनुअली अप्रूवल दे दिया था कि सारे अप्रूवल, सारे केसेस जो हैं जिनमें फिट का ऑर्डर पास हुआ है उसमें डीम्ड 148 का अप्रूवल दे दिया गया सारे जाओस को, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर ये मतलब ऑफिस वहाँ जहाँ पे इतने अलर्ट नहीं थे लोग, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्रूवल आईटीबीए पे तो मिला नहीं, ये अप्रूवल नहीं मिला आपको, फिर क्या हो जाएगा आपका, उसी ग्राउंड पे अगर एसएससी पहुंच जाए कोर्ट, इस ग्राउंड पे आपका वैलिड ऑर्डर है लेकिन वो ग्राउंड से 148 नोटिस जो है वो क्वैश हो जाएगा। तो बोर्ड ने क्या किया, फिर बोर्ड जागा 1/4/22 में बोर्ड ने इसके नीचे देखिए ये प्रोविजन एक और प्रोवाइडेड फर्दर, दिवस पढ़ो इसको। Provided further that no such approval shall be required where the assessing officer with the prior approval of the specified authority has passed an order under section clause B of section 148A to the effect that it is a fit case to issue a notice under this section. क्या मतलब निकला इसका, बताइए। ये प्रोविजन इसलिए डाला गया क्योंकि पहले का प्रोविजन पड़ा हुआ था, तो उसको नलिफाई करने के लिए ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया कि अगर आपने ऑलरेडी एडी का ऑर्डर पास कर लिया है और फिट केस होते हुए अप्रूवल ले लिया है, तो आपको दोबारा अप्रूवल 148 नोटिस इशू करने के लिए नहीं लेना है, तो सेंस ही नहीं बनता। 148 एडी का ऑर्डर उसी के लिए है कि भाई सर फिट केस है, इसमें नोटिस इशू होगा, ठीक है। एक मतलब अगर कोई सोचे कि यार क्यों ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, उस कहानी उसकी बैकग्राउंड है। 1/4/21 से पहले ये आया, बाद में उसको नलिफाई करने के लिए नीचे वाला प्रोविजन आ गया। तीसरा प्रोविजन पढ़िए मैम, पढ़िए आप। Provided also that any return of income required to be furnished by NSSC under this section and furnished beyond the period allowed such shall not be deemed to be a return under section 113. देखिए मैंने यहाँ पे कहा था ना, अगर एसएससी आपके पास आ रहा है स्टेशन मांगने के लिए आपको देना चाहिए, ठीक है। उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन क्या कह रहे हैं, नहीं यार, ये कह रहा है एक टाइम में कि अगर आपने जो टाइम पीरियड अलाउड है, पहले हम लोग 30 दिन अलाउड करते थे, सुनिए मैं बता रहा हूँ क्या, नहीं करने देता है। तो अगर आपने जो है टाइम पीरियड 30 दिन का पहले देते थे हम लोग, ठीक है, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया है आपने और उसने उस पीरियड में फाइल नहीं किया। अब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, असेसमेंट के दौरान जब जाओ के पास फाइल आ गई फाउल से, और तब वो फिर जब जाकर नोटिस मेरे यहाँ से गया, ठीक है, तो जाओ अगर नोटिस गया या कुछ किसी को उससे पता चला कि भाई ये तुम्हारा केस यहाँ पड़ा हुआ है, तब फिर वो आया, उसने सीए वकील किया और उसके बाद वो अक्टूबर नवंबर में जाकर के यूजुअली दिसंबर में जाकर के रिटर्न फाइल कर देगा। अब मुझे फाव वाले बताएं, अगर उसने हाँ अगर जुलाई के बाद उसने रिटर्न फाइल किया है, दिख रहा है हाँ उसने फाइल किया है, हाँ
CPC पे, लेकिन नोटिस इशू करने दे रहा है ना उसमें आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए क्या फाव वाले ये बताइए कि अगर मान लीजिए असेसमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं 147 में, आप उसने असेसमेंट के दौरान पीरियड में वो नोटिस फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, सॉरी, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? ठीक है, नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ प्रोसीजर क्या है, करना क्या होता है? अगर आपने नहीं किया, एक मिनट में सर उस पर आएंगे, सिस्टम को आईडी एक बार छोड़ दीजिए। प्रोविजन क्या है, क्या प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो बताइए मुझे क्या करना होता है? टीटू इशू करना होता है। नहीं अगर इशू किया और बिना उसको ट्रीट किए डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को इनवैलिड तभी करोगे जब वो डेट फाइल में कुछ होगा, रीजन हाँ, कोई reason हो। अगर टाइम फाइल तो टीटू देने पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ आपको जो है, नहीं मुझे लगता है बाद में भी अगर उसने अमेंड फाइल कर दिया, सिस्टम आपका अलाउ कर रहा है उसको फाइल करना, तो मैंने जाओ में जो किया है मैं उसको 142 दे देता हूँ, ठीक है, सेफ साइड की अगर आपकी उस पर वो कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर तो अलाउ कर दिया रिटर्न फाइल अगर हो गया, जो नए प्रमोट हुए हैं या जो अभी जा रहे हैं जावा एंड फाओ में, एक चीज इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हो, 147 कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, और बीच में उसने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, और उसमें आपको रिकॉर्ड पे रिप्लाई फाइल कर दिया कि सर प्लीज ट्रीट दिस एज द वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन इतना आपके रिप्लाई में उसने दे दिया कि ये मेरा नया कंपटीशन है, नया इनकम है, ITR है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना हो तो ठीक है, और एक्सेप्ट करना हो तब भी 143(2) आपको तुरंत उसको दे देना चाहिए, या तो उसको आप अपने ऑर्डर में रिजेक्ट करिए कि ये जो रिटर्न है इनवैलिड रिटर्न है, आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया गया है। इसी को क्लैरिफाई करने के लिए बोर्ड ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन ही कर दिया एक्ट में कि अगर कोई भी रिटर्न जो है फाइल कर रहा है ड्यू डेट के बाद में, तो क्या करेगा वो डीम्ड हो जाएगा कि भाई वो इनवैलिड रिटर्न है, ठीक है ना। एक प्रकार हाँ, फंक्शनलिटी जो आप बात कर रहे थे, हो सकता है वो इसीलिए कर दिया हो, नहीं, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए अमेंडमेंट मांगा है उसने, अमेंडमेंट दिया गया है, तब तो जुलाई के बाद फिल्म के बाद फाइल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। उसने टाइम मांगा मुझसे 1 महीने का। Yes. एसएससी ने फाइल किया, ये इसका इसका दूसरी प्रॉब्लम है, हाँ, जब तक हम टीटू इशू करेंगे तो कंपटीशन नहीं जाएगा, फिर हम थोड़ी बहुत करना पड़ेगा, पहले हम उसी को मान हाँ, लेंगे, मान लें। तब तो हम कर नहीं तो वैसे भी करना चाहिए ना, वैसे भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर उसने रिटर्न फाइल किया है और उसको आप रिटर्न को वैलिड मान, मतलब उसको रिटर्न को मानते हुए कर रहे हो, आप 142 इशू करो, आप सिंपल सी चीज है। नहीं, जैसे अब ये प्रोविजन आ गया, हम लोग उसने 3 महीने के बाद किया, हमने फाइल कर दिया, तो मतलब हमारा ये होना चाहिए एज ये हो कि उसको मान लेना चाहिए। नहीं, मतलब रिटर्न को देखिए, रिटर्न को मानना ना मानना, मतलब हम ही कह रहे हैं कि भाई वो इनटू द लीगल नहीं मैं कॉम्प्लेक्सिटी। बता रहा हूँ, सुनिए तो, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर जो रिटर्न फाइल कर रहा है और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा है जिस चार्ज पे केस खुला है या जो उस केस में जिस पे आया, जिस ग्राउंड पे आया है, उससे आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार इसका एडिशन नहीं बन रहा है, तब आप मान लो, तब आप मान सकते हो, ठीक है। ना भी मानो, आप एडिशन उस ग्राउंड पे नहीं करोगे, मान लो कि आपको ईजी हो जाएगा, मैं ठीक है, जो रिटर्न जो है वही एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको एडिशन कर रहे हो उस ग्राउंड पे और उसने बाद में फाइल किया ड्यू डेट के, तो आप उसको सिंपली एक लाइन लिख करके रिजेक्ट कर सकते हो कि इट इज नॉट अ वैलिड रिटर्न एज पर सेक्शन 139, ठीक है। प्रोविजंस सेफ साइड में डाल दिए गए हैं कि भाई आप चैलेंज मतलब उस चीज पे ना हो challenge। बाकी आपके ऊपर है पर्टिकुलर कैसे डील करना है। पहले क्या होता था सर, 15 साल पहले ये भी होता था कि अगर मैंने नहीं भी फाइल किया, लास्ट मोमेंट में उसने कंपटीशन दे दिया, आप तो फिर साइलेंट नहीं आप वो दिक्कत है ना, फिर उसके बाद फिर आप दोबारा भेजिए उसको। सिस्टम पे है, हमारा केस नहीं मानेगा। केसेस नहीं मानेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 148 का जो सेक्शन है, इसमें तमाम दिए हुए हैं, क्या एक प्रोविजन हो गए, इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सचिन जी, पढ़िए। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सप्रेशन 1 में, इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिफाइंड। इंफॉर्मेशन क्या मानी जाएगी, ये क्या हो रहा है, डिफाइंड किया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या है, पहला इंफॉर्मेशन कौन सा माना जाएगा, जो ये CRIO VRIO जो भी है और तमाम नॉन फाइलर और सब जो फाइल होते हैं, वो जो है इस पैराग्राफ के तहत कवर्ड हो गए।
बोर्ड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लैग कर रहा है, अपनी इनकी स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी है, उसका जो भी इनका इंटरनल एक मैकेनिज्म है, साइकिल रन करता है कास की तरह, और उससे फ्लैग करते हैं केस। तो वो जो केस फ्लैग होंगे, तो इट इज डीम्ड दैट यू हैव इंफॉर्मेशन, ये उसके पास इंफॉर्मेशन है, अगर वो उसके इनसाइड पर फ्लैग हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया पहला। दूसरा, जब शुरू में ये सब आए थे तो लोगों ने उसी ग्राउंड पे चैलेंज किया कई बार, कई जगह पे, मेरे पास भी कई ऑब्जेक्शंस आए कि आपने रीजन टू बिलीव नहीं किया, आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगाया और ऐसा वैसा। तो मेरा एक ही पेज में वही रिप्लाई था कि आप जो है 148A का जो नए प्रोविजन है उनको पढ़ लीजिए और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जो है इन्फॉर्मेशन चूंकि बोर्ड ने फ्लैग किया है एज पर RMS स्ट्रेटेजी, तो वो इट इज डीम्ड टू बी इन्फॉर्मेशन विद द ईओ। ये आपका रिप्लाई है। ऐसा जाओ अगर कोई आपको ऑप्शन कर रहा है कि सर आपने रीजन टू बिलीव नहीं, फॉर मुझे रीजन टू बिलीव दीजिए, अब तो बस फिट अनफिट तो हाँ वो चीजें अब उनकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोर्ड ने क्लियरली बता दिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो और पढ़ो भाई। अब बताइए क्या कह रहा है पैरा? अभी किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, रेवेन्यू वाले या इंटरनल वाले? दोनों की बात एग्जैक्टली, बहुत सही बोला आपने। ये देखिए जो 19 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ जब वो 1/4/21 में जब सब चेंज किए गए एकदम फास्ट तरीके से, जब हमने कहा ना डिफेंसिव काफी खेला उन्होंने, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन, ठीक है, रिवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन। तो पहले क्या था कि भाई केवल रिवेन्यू ऑडिट पे ही आप 148 ले सकते थे। तो फिर जो IAP वाले थे उन्होंने कहा सर क्या फायदा हमारा ऑडिट करने का, आप उस पर कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या करोगे आप? टाइम निकल चुका है। मेरे पास ये हुआ था 21-22 में, जब मैंने वहाँ नेक्स्ट कानपुर गया, तो वहाँ पे जो है कुछ केसेस थे जिनमें RAP हो रखा था, मतलब उसका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद इंटरनल ऑडिट किया IDO फैजाबाद में उन्होंने कुछ इशूज रेज किए, ठीक है। अब लेकिन मैं उसमें 148 नहीं कर सकता हूँ, 263 की टाइम निकल चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास 154 के परव्यू में नहीं आ रहा है, कुछ लीगल पॉइंट है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए बाद में बोर्ड ने जो है जब ये चीज़ उनको फीडबैक गया कि सर जो है इसमें इंटरनल ऑडिट को ऐड करिए, तो उन्होंने रिवेन्यू हटा दिया, एनी ऑडिट कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोनों ऑडिट ऑब्जेक्शन आएंगे, इंटरनल रिवेन्यू दोनों आएंगे, ठीक है। थर्ड पढ़िए, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू सेक्शन 1990। ये क्या होता है 1990? इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती हैं उनसे हमारी जो ट्रीटी होती है उसके तहत कोई अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको भी आप डीम्ड माना जाएगा 148 में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। SSC की इन्फॉर्मेशन आती है कि फलाने में भैया वहाँ पे 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अरब डॉलर होगा वहाँ पर खरीदी है, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या है? क्या है 135A में? उस तरीके की ई वेरिफिकेशन जैसे 2021 हमने एक बार कवर किया था ना फर्स्ट क्लास में, वैसी कोई स्कीम इसमें जो है A में मान लीजिए बोर्ड कोई भी एक स्कीम बना रही है जिसके तहत वेरिफिकेशन होना है, तो अगर उस वेरिफिकेशन स्कीम के तहत उसको अपॉर्चुनिटी दी गई SSC को, उसने जवाब दिया नहीं दिया, सेटिस्फैक्टरी नहीं दिया, उसके तहत केस फ्लैग हुआ है, तो वो भी 148 के लिए डीम्ड इन्फॉर्मेशन मान ली जाएगी। वैसे ये 135 में ई वेरिफिकेशन वाली स्कीम नहीं है, ये जो है फेसलेस वेरिफिकेशन ऑफ जो है ये ना इसकी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड कुछ है, ठीक है। एक बार देखिए एक्चुअली आगे बताते हैं इसको। चलिए मैं आगे लिखा होगा, मैंने कवर किया हुआ। आगे देखिए लास्ट क्या है, लास्ट में क्या लिखा है? इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्स एन एक्शन। ये तो ऑब्वियस है, कोई भी अगर कोर्ट कह रहा है, ट्राइब्यूनल कह रहा है, एक्ट में लिखा हो ना लिखा हो, आपको तो खोलना ही पड़ेगा, केस करना ही पड़ेगा, उसका बेनिफिट देना पड़ेगा, एडिशन करने के लिए कहेगा तो वो करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे एक्ट में मेंशन कर दिया है। ये 5 जो है पैरामीटर्स हैं जिस पे इंफॉर्मेशन मानी जाएगी कि इंफॉर्मेशन ईओ के पास है 148 और 148A के लिए। देखिए यहाँ पे 2 चीजें दिखी ना, सेक्शन 148 और 148A, इन दोनों के लिए इंफॉर्मेशन
ये डीम्ड की जाएगी इन 5 केसेस में। हाँ भाई इससे